नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए पेपर नंबर 11 और यूनिट नंबर 4.4 और 4.5। ये दोनों यूनिट जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं और आप ध्यान से इसको सुनेंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा कठिन जो है वो टॉपिक ये नहीं है, ज़्यादा कठिन यूनिट ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है बस। तो यूनिट नंबर 4.4 को जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4.4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा और सक्षम वातावरण पढ़ाई के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए किस प्रकार बनाया जा सकता है, ये चीज आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सक्षम वातावरण बनाने के लिए ये चीज हम जानते हैं कि उनकी सुविधाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब सुविधाएं बढ़ाने के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं? जैसे हमारा जो ये पेपर है ये परिवार और समुदाय से संबंधित है। परिवार और समुदाय कहने का मतलब इसके अंदर ये हुआ कि पूर्ण रूपेण विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार या कोई संस्था या आरसीआई की माने या किसी अन्य संस्था की माने तो कोई भी संस्था 100% उत्तरदायी नहीं होती है। इस बात को हम जानते हैं कि हर एक समस्या के लिए, हर किसी सुविधा के लिए हमको सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे कि विकलांग बच्चों को पुनर्वास की सुविधा दी जाए। और पुनर्वास की सुविधा देने के लिए आपको पता है कि आरसीआई हमारे देश में विकलांग बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करवाती है, जिसकी आपको फुल फॉर्म काफी बार हमने बताई कि आरसीआई की भारतीय पुनर्वास परिषद। ये क्या है? भारत के विकलांग बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करती है। और इस पुनर्वास की व्यवस्था में हम सोचते कि ये आरसीआई ही पूरा काम करे, तो ये सोच कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदायी हो सकती है, मतलब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हम, हमारा समुदाय, हमारा परिवार या हम इन विकलांग बच्चों की सुविधाओं के लिए, इन विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दायित्व होता है, हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आरसीआई की किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि संसाधन जुटाना और प्रतिबंधित करना। सबसे पहला जो काम करेंगे हम, संसाधन जुटाना। संसाधन जुटाना व प्रतिबंधित करना। आपको ये पता है कि सबसे पहले हमको किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में काम में आने वाले संसाधनों की आवश्यकता, साधनों की आवश्यकता हमको पड़ती है। मतलब वो साधन हमको चाहिए जिस साधनों से हम हमारा लक्ष्य पूरा कर सके। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसके अंदर जो संसाधनों में सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी वित्तीय संसाधन। कौन सी संसाधन? वित्तीय संसाधन। आपको खूब पता है कि कोई भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमको वित्तीय संसाधन हमारे पास होने चाहिए। और वित्तीय संसाधन हमको कहाँ से प्राप्त होगा, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है कि वित्तीय साधन मतलब हमको पैसा कहाँ से आएगा। हम विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। हम विकलांग बच्चों को आरसीआई के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, आरसीआई ने जिन संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर रखी है कि ये संस्थाएं पुनर्वास करेंगी किसका? विकलांग बच्चों का, तो उनके लिए वित्तीय प्रबंधन जो है वो कहां से होगा। तो यदि वित्तीय प्रबंधन में हम बात करते हैं
तो देखिए सबसे पहला वित्तीय प्रबंधन कहां से आ सकता है, आप ध्यान से सुनेंगे, स्थानीय सरकारी अनुदान या सब्सिडी। कि पहली वित्तीय व्यवस्था हम ये कर सकते हैं कि वहां की जो सरकार है, स्थानीय जो सरकार है, जैसे माना कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो ऑल इंडिया की एक ही संस्था है, लेकिन हमारा भारत जो है वो स्टेटों में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, गाँव में, समुदाय में बटा हुआ है। तो प्रत्येक, जैसे हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो हमारे विकलांग बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है, तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो उन संस्थाओं के लिए अनुदान दे और उन संस्थाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करे, जिससे कि वो अधिक से अधिक विकलांग बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। तो पहला वित्तीय प्रबंधन तो कौन करेगा, हमारी स्थानीय सरकार करेगी। स्थानीय सरकार का मतलब है कि जिस स्टेट में, जिस राज्य के अंदर वो संस्था है, उस राज्य की सरकार उसको अनुदान और सब्सिडी देगी। दूसरी जो हम व्यवस्था कर सकते हैं किसकी, वित्त की, मतलब पैसे की, तो स्थानीय व्यापार दान और कॉर्पोरेट प्रायोजन। मतलब स्थानीय व्यापार दान, जो हमारे देश के अंदर बड़े लोग जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो इन संस्थाओं के लिए दान कर सकते हैं और उस दान को हम विकलांग बच्चों के पुनर्वास से संबंधित खर्च कर सकते हैं। तो यहां से भी हमको एक वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकता है, मतलब धन प्राप्त हो सकता है। तीसरी जो व्यवस्था का स्रोत है वो है नागरिक समाज संगठन, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे सामाजिक संगठन होते हैं। हमारे समाज में कुछ लोगों ने मिल करके कुछ संगठन बनाए हुए हैं और उन संगठनों में काफी मात्रा में क्या होता है, फंड होता है और इस फंड को अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। तो उन ऐसे संगठनों से हम संपर्क करके और उन संगठनों से भी हम क्या ले सकते हैं, राहत ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक उन विकलांग लोगों के लिए सेवा शुल्क या उपयोगकर्ता शुल्क जिनके पास आवश्यक साधन है। अगला जो फंड हम कहां से ले सकते हैं, आपको ये पता है कि विकलांग बच्चा जो होता है या विकलांग व्यक्ति जो होता है या विकलांगता का जो प्रभाव है वो अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आता है। ऐसा नहीं कि ये गरीब का बच्चा है ये विकलांग हो गया, गरीब के बच्चे को आवश्यकता है, पैसे वाले बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। विकलांगता, दिव्यांगता किसी भी परिवार के अंदर जन्म ले सकती है। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े व्यक्ति का बच्चा भी दिव्यांग हो सकता है, विकलांग हो सकता है, अन्य किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक वित्तीय सहायता का यहाँ पर हमने एक विकल्प रखा कि जो बच्चों का परिवार, जिन बच्चों का परिवार समर्थ हो, जिन बच्चों के परिवार के पास में पैसे की व्यवस्था अच्छी है, तो उन विकलांग परिवारों से, विकलांग बच्चों के परिवारों से हम सेवा शुल्क ले सकते हैं। तो सेवा शुल्क लेंगे तो हमारा जो वित्तीय साधन की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो सकती है, ये है। और जो बच्चे गरीब हैं, जिन बच्चों का परिवार सक्षम नहीं है सेवा शुल्क देने के, तो ऐसे परिवारों से कुछ भी नहीं लिया जाए। लेकिन जहां पर बात आती है सक्षम परिवार की, कोई परिवार ऐसा है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर में कोई विकलांग बच्चा है और उस विकलांग बच्चा को किसी संस्थान में वो रखना चाहते हैं, पुनर्वास परिषद के अंदर रखना चाहते हैं, तो उनसे सेवा शुल्क लिया जा सकता है, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। अन्य जैसे अन्य संसाधनों की जो जुटाने की जो प्रक्रिया है, जैसे रैफल, सामाजिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, अन्य विशेष कार्यक्रम, जैसे हम कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं कार्यक्रम के द्वारा, और इन कार्यक्रमों से प्राप्त धन को हम ऐसे ही संस्थानों में लगा सकते हैं जहां पर विकलांग बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है।
तो ये भी हम कर सकते हैं। एक आय सृजन गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटी हमको करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियां हमको करनी चाहिए जिससे कि आय का सृजन हो। आय का सृजन का मतलब है आय का निर्माण हो, पैसे का निर्माण हो, मतलब पैसा हमको मिले, पैसा हमको आए। एक माइक्रो फाइनेंस या समुदाय आधारित परिक्रामी निधि, एक हम निधि बना सकते हैं। निधि का मतलब होता है वही फंड। एक हम फंड बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भैया किसी भी प्रकार से हमारे विकलांग बच्चों की सहायता के लिए धन देना चाहता है तो वो इस फंड में जमा कर सकता है, इस निधि में वो जमा कर सकता है। तो इस प्रकार से हम पैसे की व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि पैसे की व्यवस्था माना की होगी। जैसे हमारे पास में जो ये वित्तीय संसाधन है ये हमारे पास में जुट गए, लेकिन इसका प्रबंधन कैसे करना है, हमको इसका क्या करना है, प्रबंधन। देखिए संसाधन पहले जुटाया जाएगा और जुटाने के बाद में उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित का मतलब उसको मैनेज कैसे किया जाए, उस पैसे को, उस संसाधन को कैसे खर्च किया जाए, कहां पर खर्च किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा विकलांग जो बच्चे हैं उनको इसका प्रॉफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो इसमें भी आपको पता है कि प्रबंधन भी कैसा होना चाहिए, ये पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि इसका हिसाब किताब बिल्कुल एक ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसे लोगों को सौंप दिया जाए, ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाए कि वो व्यक्ति इस फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करें और इन विकलांग बच्चों का जो हक है उसको वो खा जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब संसाधन हमारे पास में आ चुका है, पैसा हमारे पास इकट्ठा हो चुका है, तो उसका हम प्रबंधन कैसे करें। तो सबसे पहली बात प्रबंधन में जो आएगी वो है कि यह जांचने के लिए एक तंत्र होना कि लागत उन गतिविधियों से संबंधित है जिन्हें योजना चरण के दौरान रेखांकित किया गया है या कार्यक्रम प्रबंधन के साथ सहमति व्यक्त की गई। मतलब किसी भी जगह जब पैसा खर्च किया जाए, कोई भी साधन को लगाया जाए, तो उस जगह पर हम ये जांच करेंगे, ऐसी जांच की जानी चाहिए कि जो ये साधन खर्च किया जा रहा है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ये हमारी योजना के अंतर्गत है या नहीं है, ये योजना का चरण है या नहीं है। ऐसे कार्यक्रम प्रबंधित जो समिति है हमारी, उस समिति के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है या नहीं, मतलब इसको परमिशन मिली हुई है या नहीं। यदि उसको परमिशन मिली हुई है, यदि वो कार्य जायज है, यदि वो कार्य करने लायक है, यदि वो कार्य हमारी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है, तो ऐसे कार्यों में पैसा लगाना चाहिए। तो पहला प्रबंधन तो हमारा ये हो गया। अगले प्रबंधन, वित्तीय रिकॉर्ड पर्याप्त रूप से बनाए रखने चाहिए। कहने का मतलब हिसाब किताब। वित्तीय रिकॉर्ड का मतलब हम देसी भाषा में बात करें, हिसाब किताब। हमें हमारे पास में पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, पूरा वित्तीय रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना पैसा हमारे पास में आया और कितना पैसा किस योजना के तहत किस सुविधा के लिए विकलांग बच्चों को खर्च किया गया। इसका पूरा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, इसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे कि माना कि आप किसी को दान में देते हैं या कोई संस्था किसी संस्था को दे रही, कोई संगठन दे रहा है और वो संगठन समय आने पर उससे ये चीज पूछ सकता है कि भाई आपको इस फंड में, इस निधि में इतने रुपए इकट्ठे हुए, इतना साधन, इतने संसाधन आपके पास थे, तो इन संसाधनों का यूज आपने कहाँ किया, इन संसाधनों को आपने कहाँ पर काम में लिया। तो इसका आपके पास पर्याप्त रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका आपके पास पर्याप्त लेखा जोखा होना चाहिए। त्वरित संदर्भ के लिए वित्तीय आंकड़ों को अद्यतन करना, एक त्वरित संदर्भ होना चाहिए। त्वरित संदर्भ का मतलब होता है और वित्तीय आंकड़ों का अद्यतन। अब त्वरित शब्द से आप समझ जाएंगे कि त्वरित का मतलब होता है तुरंत। कहने का मतलब ये हुआ जैसे आपने वित्तीय प्रबंधन कुछ भी कर रखा है, वित्त का आपने हिसाब किताब रख रखा है ना,
आप डेली हिसाब किताब रख रहे, 5 दिन के अंदर रखते हैं, 10 दिन के अंदर लिखते हैं, 1 महीने के अंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि त्वरित मतलब तुरंत उसका लेखा जोखा तैयार होना चाहिए। जैसे माना कि आज मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आज का क्या हिसाब है, आज तक का क्या हिसाब किताब है, तो मैं उसको तुरंत बता दूं कि आज तक हमारे पास ये प्लस है या ये माइनस है, आज तक हमने इतना पैसा हमारे पास आया, इतना पैसा हमारे पास से गया। ऐसा हम नहीं बोले कि हमारे पास तो 5 दिन पहले का तक है, 5 दिन का हमारे पास बीच में नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका पूरा हिसाब किताब त्वरित संदर्भ में होना चाहिए और वित्तीय रिकॉर्ड तुरंत उसका अद्यतन होना चाहिए। अद्यतन का मतलब अपडेट होना चाहिए, अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब आज हमने जो पैसा खर्च किया, आज ही हमारे रिकॉर्ड में वो पैसा अपडेट हो जाना चाहिए, आज भी वो लिखा जाना चाहिए कि भैया आज हमने ये पैसा इस मद में खर्च किया। अगली बात आएगी कि उचित जांच और संतुलन के लिए सिस्टम स्थापित करना। एक बैलेंस मतलब संतुलन बना होना चाहिए कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है। इन दोनों चीजों में हमारे पास एक संतुलन होना चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए कि वास्तविक रूप से इतना पैसा खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है तो वो सही क्षेत्र में किया जा रहा है या नहीं। अब यदि माना कि पैसा आप खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उससे बेनिफिट ही किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा पैसा खर्च करना भी बेकार है। एक प्रबंधन में अगला पॉइंट आपको आएगा कि कार्यक्रम की वित्तीय स्थिति के बारे में सभी हितधारकों को नियमित आधार पर सूचित करना। जितने भी हितधारक हैं, हितधारक का मतलब होता है कि जितने लोगों ने भी हमें उस निधि के अंदर पैसा दिया है, जितने लोगों ने हमको विकलांग बच्चों की सहायता के लिए दान में पैसा दिया है, किसी भी प्रकार से दिया है, वो हमारे हितधारक है, हमारा हित रखते हैं, उन बच्चों का हित रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप नियमित रूप से, नियमित आधार पर आप ऐसे लोगों को क्या करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, मतलब उनको सूचित करते रहेंगे कि भैया आपका पैसा इतना हमारे पास जो है वो आया और इतना पैसा हमने इन बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे खर्च कर दिया। तो ये हमारे पास में संसाधन मतलब वित्तीय संसाधन और उसका प्रबंधन है। ये हमने जो पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट आप आराम से समझ सकते हैं भैया। और यदि आपको बाई चांस आपको ये परीक्षा में प्रश्न आता है और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप भूल गए या कुछ भी हुआ आपके साथ में, तो भैया आपसे प्रश्न पूछेगा कि विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए, ठीक है ना, संसाधन जुटाने में समुदाय की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है। तो भैया आप इतना तो समझ सकते हैं कि पैसा समाज में कहां से आ सकता है। तो वो सारे स्रोत आपको लिखने, आपसे उसके प्रबंधन के बारे में पूछे तो प्रबंधन भी आपको लिखना। प्रबंधन का मतलब आपने कैसे कैसे खर्च किया। अब इस बात को आप जानते हैं कि जो योजना में, इसमें आपको पॉइंट क्या लिखना है, जो योजना में जो हमने प्रस्ताव रखा है उसी पे पैसा खर्च होना चाहिए। सही बात है, आपने जो योजना में जिस प्रस्ताव को पारित किया पैसा उसी पे खर्च तो करोगे, उसका लेखा जोखा होना चाहिए, हितधारकों को आप बताने चाहिए, बिल्कुल है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप एक कॉमन रूप से भी आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ये पढ़ोगे तो ही कर, हाँ पढ़ने से और जानकारी लेने से, समझने से हमको इतना प्रॉफिट मिलता है, इतना फायदा मिलता है कि जब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा तो आपके मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज मैंने पढ़ी और इस चीज को मैं आसानी से कर दूंगा, आसानी से मेरा ये हो जाएगा। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे अपन इसे के अंदर पढ़ेंगे नीति निर्माण, समीक्षा और प्रचार प्रसार। नीति निर्माण, समीक्षा व
प्रचार प्रसार। इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। इसके अंदर हमने 3 चीजें देखी है। तो तीनों चीजों का आपको यदि शाब्दिक अर्थ भी पता है, आराम से आपका कार्य हो जाएगा। नीति निर्माण मतलब नियम बनाओ, योजना बनाओ, ठीक है। समीक्षा, समीक्षा मतलब उनको देखो कि योजना जो हमने बनाई है वो पूर्ण रूप से काम कर रही है नहीं कर रही। तीसरा काम प्रचार प्रसार, यदि वो योजना सही ढंग से काम कर रही है, योजना बच्चों के हित में है, योजना हमको आगे चलानी चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये हमने उसकी समीक्षा कर ली। अब आपको उसका क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार क्यों करना है? क्योंकि आप प्रचार प्रसार यदि नहीं करते हैं तो योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा? योजना के बारे में लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी? जब जानकारी नहीं मिलेगी, जब लोगों तक ये योजना पहुंचेगी नहीं, तो आपकी योजना बनाने का क्या फायदा है? आपने योजना क्यों बनाई? आपने योजना क्यों बनाई? तो सबसे पहले हमें हमारी सरकार को, ठीक है ना, सरकार इसके साथ में हमारे सामुदायिक संगठनों को जोड़ सकती है, हमारे समुदाय को जोड़ सकती है, हमारे बड़ी एनजीओ टाइप की जो संस्थाएं उनको जोड़ सकती है, और इन सबको जोड़ करके एक ऐसी नीतियों का निर्माण करे, ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो हमारे विकलांग बच्चों के हित में हो। और जो योजनाएं हमारे विकलांग बच्चों के हित में होंगी और ऐसी योजना यदि बनाई जाएंगी तो हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने जीवन से निराश नहीं होंगे, उनको एक नया जीवन मिलेगा, उनको जीने का एक मकसद मिलेगा, एक उद्देश्य मिलेगा कि हम भी जीना चाहते हैं। और यदि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होगा तो वो खुद अपने आप से निराश हो जाते हैं। तो ऐसी नीतियों का निर्माण करने के बाद में हमें उस सरकार को, उन संगठनों को, उन एनजीओ संस्थाओं को, सबको उसका एवल्यूशन करना चाहिए, उसका एक मूल्यांकन करना चाहिए, उसकी एक समीक्षा करनी चाहिए कि हमारी जो नीति बनी है वो हमने किसके लिए बनाई, और जिसके लिए हमने बनाई उसके लिए उस नीति का कोई फायदा है क्या? फायदा है, एक तो फायदा है, और एक फायदा प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पर, एक आधार पर उनको प्राप्त हो रहा है। इन दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे कोई योजना बनाई कि इस योजना से गरीब को फायदा होगा, इस योजना से विकलांग को फायदा होगा, बिल्कुल राइट है। लेकिन जब योजना लागू हुई, योजना को धरातल पर लाया गया, तो समीक्षा करना जरूरी है कि जो लाभ हमने सोचा था गरीबों को, विकलांगों को या अन्य व्यक्तियों को देने का, तो वो लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं, ये है समीक्षा। वास्तविक रूप से हम हमारे उद्देश्य में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और यदि हम वास्तविक रूप से हमारे उद्देश्य में सफल हो रहे हैं तो हमारी ये नीति, हमारी ये योजना काम की है, अन्यथा कोई काम की नहीं। अब बात आती है प्रचार प्रसार। हमने यहां तक देख लिया, योजना बना ली, उसकी समीक्षा कर ली, हमको लगा योजना बहुत अच्छी है। समीक्षा में हमने पाया योजना कैसी है, बहुत अच्छी। योजना हमको आगे बढ़ानी चाहिए, यस। योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है, यस। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि उसका प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार क्यों करेंगे? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम उस योजना को पहुंचाएं। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना को पहुंचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में इस योजना के द्वारा जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। तो ये 3 चीज आपको इसके अंदर आती है। एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित करना, उपयुक्त प्रशासनिक
संरचनाएं स्थापित करें। उपयुक्त प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित करना। हमारी जो सरकार है जो सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ संरचनाएं स्थापित करती है, कुछ ढांचे बनाती है और उन ढांचों में, उन संस्थाओं में उसमें विकलांगता के मुद्दों को शामिल किया जाता है और उनके समन्वय के लिए हम लिंग, श्रम, सामाजिक विकास मंत्रालय में विकलांगता और बुजुर्ग विभाग, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इन सब चीजों का एक समन्वय किया जाता है, इन सब चीजों का एक ढांचा तैयार किया जाता है। एक विभाग में एक सीबीआर संचालन समिति होती है, राष्ट्रीय लेवल की एक सीबीआर संचालन समिति होती है जो विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है, पूरा नियंत्रण रखती है कि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये केवल इसका काम होता है। प्रशासनिक संरचना जो है वो स्थापित की जाती है सीबीआर कार्यक्रमों में और ये प्रशासनिक संरचना जो है वो हमारे विकलांग क्षेत्र के जो बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर योजनाएं जो बनाई गई हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटी की जा रही है, वो एक्टिविटी, वो कार्य पूर्ण रूपेण सही ढंग से सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनका यहाँ पर क्या किया जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है। इसके बाद इसके अंदर आएगा आपका सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के विकेंद्रीकरण। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकेंद्रीकरण। मतलब हमारा जो सीबीआर कार्यक्रम होता है उनकी जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता होती है विकेंद्रीकरण। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब ये विकेंद्रीकरण से सब कुछ चल रहा हो, ऐसा पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे जो पुनर्वास कार्यक्रम होते हैं उनमें इसकी उच्च स्तर की भागीदारी होती है। मतलब ये सबसे ज्यादा इसका योगदान होता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? प्रशिक्षण और संवेदीकरण। इसके अंदर सबसे पहला प्रशिक्षण व संवेदीकरण। अब प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग ऐसे सभी स्तरों पर सक्षम कार्यबल के निर्माण के लिए ये घटक महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी लेवल हमारी योजनाओं के हैं, जितने लेवल पर हमारी योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए युगांडा में सीबीआर कार्यक्रमों का प्रशिक्षण होता है। यूएनआईएससी, कोम्ब्रा और मैक्रेयर विश्वविद्यालय जो 1994 में स्थापित किया गया था, इन सब में इनका प्रशिक्षण किया जाता है, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक भवन रख रखाव रेगुलर विकल्प। भवन में रख रखाव, भवन में
रख रखाव, ये जहां पर दिव्यांग बच्चे जो है उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है, तो उनके लिए भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उस भवन का रख रखाव होना चाहिए। रख रखाव मतलब समय समय पर उस भवन की जांच होनी चाहिए कि वो भवन उन विकलांग बच्चों के रहने के लायक है या नहीं है। यदि वो भवन नहीं है उनके लायक, भवन में कोई परेशानी है, समस्या है, तो विकलांग बच्चों को ऐसे भवन में नहीं रहने देना चाहिए। ये सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होनी चाहिए। और एक इसको चिकित्सा सुविधाएं भी यहीं पर प्राप्त होती है। चिकित्सा सुविधाएं भी आपको बच्चों को यहीं पर दी जाती है। एक जांचना और परखना, जांचना व परखना। हमें सरकार विकलांग बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम कितने चल रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, कार्यक्रमों से कितना बेनिफिट बच्चों को प्राप्त हो रहा है, इन सबकी क्या करती है, निगरानी करती है, मूल्यांकन करती है। ये किसके अंदर होता है, जांच के अंदर होता है। हमको प्रत्येक योजना की जांच करनी चाहिए, प्रति योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, वो योजना कितनी कारगर हुई, उस योजना से कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, उसकी जांच करो, उसको परखो। यदि कहां पर कमी रह गई, किसी योजना का लाभ, उद्देश्य जो हमारा था उस उद्देश्य के अनुसार उस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा, तो आप उसको परखिए भाई, आप उसको देखिए कहां गड़बड़ है। जिस उद्देश्य के लिए हमने योजना बनाई वो उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज भी हमें इसके अंदर देखनी होती है। तो भैया ये तो आपकी जो है वो 4.4 के अंदर था। 4.4 के अंदर ये चीज आपको मुख्य रूप से जो बताई गई थी वो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। 4.5 में और एक छोटा सा टॉपिक है, समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास में मुद्दे और चुनौतियां। हमने पढ़ा था अभी कि इनको कौन कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्या संसाधन इनको चाहिए, उनको कहां से जुटा सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे कि इनके अंदर चुनौतियां क्या है। मतलब कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आ जाती हैं कि हम इनको पूरा नहीं कर पाते। जो भी सुविधाएं हमने यहाँ पर लिखी उनको हम पूरा नहीं कर पाते। समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास में मुद्दे और चुनौतियां। समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास में मुद्दे और चुनौतियां। मुद्दे और चुनौतियां, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, वो अपन यहाँ पर पढ़ें। तो सबसे पहली चुनौती हमारे पास आती है अपर्याप्त फंडिंग। पहली चुनौती आती है अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्था, जिसको अपन बोल सकते हैं। फंड की जगह अपन वित्तीय व्यवस्था बोल सकते हैं। हमने 4.4 यूनिट में पढ़ा था कि हमको इस पुनर्वास परिषद को आगे चलाने के लिए, बच्चों के पुनर्वास के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, वित्तीय व्यवस्था चाहिए। तो वित्तीय व्यवस्था के भी हमने उपाय पढ़े कि भाई कहां कहां से हम धन ले सकते हैं, कहां कहां से हमको वित्तीय व्यवस्था मिल सकती है। लेकिन यहां पर जो हमारे सामने एक चुनौती आ जाती है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हमको पर्याप्त मात्रा में वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। मतलब जितना धन हमको चाहिए उतना धन हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारे सामने इन विकलांग बच्चों के जो पुनर्वास की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमारे सामने एक चुनौती आ जाती है।
मतलब एक हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा आ जाता है पैसे का, कि भाई जितना पैसा हमको चाहिए उतना पैसा हमको प्राप्त नहीं हो रहा। दूसरी परेशानी आती है सांख्यिकीय आंकड़ों का अभाव। सांख्यिकीय आंकड़ों का अभाव। ये हमारी दूसरी परेशानी है। सांख्यिकीय आंकड़ों का अभाव मतलब हमको ऐसे आंकड़े भी चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितनी संस्थाएं पुनर्वास परिषद के अंतर्गत विकलांग बच्चों को हेल्प दे रही हैं, उनके लिए सुविधाएं दे रही हैं। और दूसरा आंकड़ा हमको ये चाहिए कि कौन कौन सी संस्था में कितने कितने बच्चे जो हैं पुनर्वास की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इसके जो आंकड़े हैं वो हमको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते, और पर्याप्त मात्रा में आंकड़े नहीं मिलने के कारण कुछ संस्थाओं को इसका लाभ अधिक मिल जाता है, कुछ संस्थाओं को इसका लाभ कम मिलता है, या कुछ असामान्य लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको विकलांग व्यक्तियों के प्रति दया दृष्टि नहीं है, ऐसे लोग इस पैसे को गलत तरीके से भी यूज कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास में क्या है, थोड़ी सी परेशानी है। एक अब अगली चीज आती है आपकी अधिकारिता। ये सिफारिश के अंदर आती है अधिकारिता। मतलब हम विकलांग बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है, संस्थाएं लगी हुई हैं, एनजीओ लगे हुए हैं, समाज लगा हुआ है, सामाजिक संगठन लगे हुए हैं, परिवार लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि विकलांग बच्चे को सुविधा प्राप्त हो सके, विकलांग बच्चे गरीब ना रहे, विकलांग बच्चों को रोजगार मिल सके, इसके लिए हम सब लगे रहते हैं। लेकिन अभी जिस उद्देश्य तक हमको पहुंचना था वो उद्देश्य अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इन दिव्यांग बच्चों को अभी और अधिकारों की जरूरत है, अभी और बहुत चीजों की जरूरत है, जो जरूरत उनको मिलनी चाहिए। और जब तक वो चीज हमको नहीं मिलेगी तब तक ये विकलांग बच्चों का पूर्ण रूपेण जो है वो विकास संभव नहीं हो पाएगा। एक आता है आपका लिंग संतुलन। इसके अंदर अगला पॉइंट आएगा आपका लिंग संतुलन। लिंग संतुलन वंचित समूह के उचित प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाना चाहिए। वंचित समूह कौन है? जो सरकारी योजनाओं से दूर है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त उसको नहीं कर पा रहा है, योजनाएं तक नहीं पहुंच रही है, वो वंचित है। और उस वंचित समूह के प्रतिनिधित्व पर हमको जोर देना चाहिए। और इस वंचित समूह में सबसे ज्यादा वंचित समूह कौन सा होता है? दिव्यांग, है ना। और दिव्यांगों में भी विशेषतर लिंग असंतुलन, मतलब विशेषकर जो लड़कियां विकलांग हैं, जो महिलाएं विकलांग हैं, उनको अपना हक प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमें इस लिंग संतुलन पर विचार करना चाहिए कि जितने पुरुषों को लाभ प्राप्त हो रहा है उतना ही महिलाओं को भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। वो भी दिव्यांग हैं, वो भी विकलांग हैं, उनको भी उसकी जरूरत है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। एक स्वास्थ्यचर्या प्रणाली, स्वास्थ्यचर्या प्रणाली, स्वास्थ्यचर्या प्रणाली ये विकलांगता के प्रमुख कारण जो होते हैं, जैसे माना कि किसी एक परिवार के अंदर कोई विकलांग व्यक्ति है, माना कि वो विकलांगता संक्रामक है। संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, फैलती है। तो ऐसी संक्रामक जो विकलांगताएं हैं उनको हमें स्वास्थ्य चर्चा उन पर करनी चाहिए और भैया उनका इलाज पहले ही किया जाना चाहिए, जिससे विकलांगता आगे नहीं बढ़े। विकलांगता की दर को हम कम कर सकते हैं।
जो विकलांगता की दर बढ़ रही है उसको हम कम कर सकें। एक भौतिक और पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करना, भौतिक व पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करना। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो भी हमारी भौतिक और पर्यावरणीय बाधाएं हैं, जैसे हमारी सड़कों पर नित्य, आपको पता है कि नित्य प्रतिदिन काफी प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाओं में बहुत से लोग विकलांग हो रहे, अपने अंगों को खो रहे हैं, दिव्यांगता उनके अंदर आ रही है। तो इन पर भी हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए। जो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं उन पर हमें कठोर से कठोर कानून बना करके उनको दंडित करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ये विकलांगता की जो स्थिति है ये धीरे धीरे क्या है, कम हो। संस्थागत पुनर्वास, अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा, संस्थागत पुनर्वास। संस्थागत पुनर्वास का मतलब ये होता है कि समुदाय के आधार पर पुनर्वास जो है वो दिव्यांगों को सभी प्रकार के कौशल जो है आपको पता है प्रदान नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि एक पुनर्वास जो है, एक संस्था है वहां पर विकलांग बच्चों का पुनर्वास की व्यवस्था है तो पूरी तरह से किसी बच्चे को पूरा कौशल प्रदान कर दे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो गंभीर रूप से विकलांग, जिनकी विकलांगता बहुत ज्यादा है, अधिक मात्रा में, उस विकलांगता का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। अभी भी संस्थाओं की सेवाओं की उसको आवश्यकता है। माना कि उसको ऐसे लोग हैं विकलांग जिनको जीवन भर उनको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे जो संस्थागत पुनर्वास है इनको सरकार को अधिक फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो उनका निरंतर ध्यान रख सके, उन विकलांगों को निरंतर वो सुविधाएं दे सकें। अगला है इसका समन्वय, 8वां पॉइंट है समन्वय। जैसा कि हमने इसमें पहले भी पढ़ लिया था कि सीबीआर को विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सीबीआर क्या होता है, इसको हितधारक जो होते हैं, जो हमारे भामाशाह होते हैं, जो पैसे की व्यवस्था करते हैं, वो ही उसको कार्यान्वित करते हैं। दोहराव से बचने के लिए सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर गतिविधियों का समन्वय करने और उनकी निगरानी मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब सरकार, एक तो सरकार, ठीक है ना, और इसके साथ में प्लस हो जाएंगे आपके हितधारक। प्लस क्या हो जाएंगे, हितधारक। मतलब ये दोनों मिलकर के पैसे की व्यवस्था करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, योजनाओं की समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनका सब कुछ ये करेंगे। इस समन्वय के द्वारा विकलांग बच्चे जो हैं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक से अधिक उनको लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमारी जो है वो 4.4 और 4.5 यूनिट जो है, 2 यूनिटों के अंदर आपको जो है इतना इसमें समझाया गया है। इसमें आपको 2 चीज मेन ध्यान रखने वाली है। देखिए, जब भी आप पढ़ो तो पढ़ो पूरा और इसके बाद में एक शॉर्ट निष्कर्ष निकाल करके अपने पास रख लो कि भाई मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अब मैंने इसमें से पूरा ओवरऑल क्या समझा, क्या इसमें मैंने देखा। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने 2 चीज देखी कि विकलांग बच्चों को आवश्यक चीजों का प्रबंधन कहां से किया जाए, मतलब जो संसाधन कहां से जुटाए जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। और तीसरी चीज हमने इसके 4.5 के अंदर पढ़ी थी क्या, कि इन संसाधनों को जुटाने में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। भैया ये 3 चीज हमने दोनों यूनिटों में पढ़ी हैं और बड़ी आसान है। आपको प्रश्न निकलेगा तो यहीं से निकलेगा और कहीं से भी नहीं जाएगा। आपसे पूछ लेगा भाई संसाधन कहां से जुटाया जाना चाहिए,
तो जो जहां जहां से संसाधन आ सकता है हमने आपको बताया, वो इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए वो भी हमने आपको बताया कैसे करना चाहिए। हमने इसकी चुनौतियां भी बता दी, इतनी सारी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं और इन चुनौतियों का मुकाबला करके हम विकलांग बच्चों के लिए योजनाएं तैयार करते हैं और उन तक लाभ पहुंचाते हैं। तो ये हमारी चौथी यूनिट जो है हमारी यहाँ पर खत्म होती है। 5वीं यूनिट की लगभग 1 या 2 वीडियो और हम रिकॉर्ड कर देंगे और आपको भेज के ये पेपर जो हमारा 11 नंबर पेपर है ये हम आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पेपर नंबर 8 आपका लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के हमारे पास ये है कि दूसरा पेपर जो है आप थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो दूसरे पेपर को हम लेंगे, मतलब सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग दूसरा पेपर, और यदि ओवरऑल देखा जाए तो पेपर नंबर 8वां पेपर जो है वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आपसे नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर जो भी ड्रीम्स हैं उनके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।